दिल्ली में शराब नीति के घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में एक हड़कंप मच गया है। तमाम लोगों के जहनों में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को उसके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया, और आखिर ये शराब घोटाला है क्या। इस शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सदस्य सांसद संजय सिंह भी पहले ही जेल जा चुके हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोगों के दिल में और सवाल पैदा कर रही है। इन्हीं सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए हम शराब घोटाले की व्यापक जानकारी के साथ आपके बीच में मौजूद हैं। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसको सीबीआई ने बताया है। दिल्ली सरकार में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए शराब नीति में बदलाव किए। 2010 के अंदर उन्होंने शराब की पॉलिसी को अपनी एक नई पॉलिसी के साथ लाए, जिसको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए 17 नवंबर 2021 में उन्होंने नई शराब पॉलिसी नीति को लागू कर दिया। पुरानी शराब नीति के तहत दिल्ली के अंदर 864 दुकानें थीं, जिसके अंदर 475 दुकानें सरकारी थीं और 389 दुकानें प्राइवेट थीं। सरकारी दुकानें जिसे हम L1 के नाम से जानते हैं और प्राइवेट दुकानें जिसे हम L10 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी और प्राइवेट दुकानें दिल्ली के अंदर चल रही थी। जब नई नीति आई तो ये नई नीति पुरानी नीतियों की बहुत सारी कमियों को उजागर करने के बाद आई। दिल्ली सरकार का कहना ये था कि शराब की जो पुरानी नीतियां हैं इसके तहत बहुत बड़ी तादाद में इसमें करप्शन हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। वहीं दूसरी ओर शराब जो है, शराब की दुकानें बहुत गंदी जगहों पर हैं। शराब के अंदर बहुत ज़्यादा जो ब्लैक माफिया है, शराब के जो ड्रग माफिया है, ब्लैकमेलर हैं, वो तमाम तरह के लोग इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस होता है। हमारी नई पॉलिसी इन तमाम चीज़ों को कवर करेगी और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएगी। लेकिन इस नई पॉलिसी की आने के बाद सरकार की रेवेन्यू बढ़ा या ना बढ़ा हो, लेकिन सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नई पॉलिसी जब आई तो उसका एक नारा था कि दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाना है, और इसी के तहत नई पॉलिसी शराब की आई। इस नई पॉलिसी के तहत हमने देखा कि बहुत सारी नई नीतियाँ लाए। अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह था कि हम दिल्ली के अंदर शराब को तमाम जगह पर समान वितरण देंगे पूरी दिल्ली के अंदर। इसके तहत उन्होंने दिल्ली को 32 जोनों में बांटा, और 32 जोन में बांटने के बाद ये कहा गया कि हर वार्ड में लगभग 3 से 4 शराब की दुकानें होंगी, जिससे समान तरीके से शराब का वितरण होगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने शराब के लिए पॉलिसी बनाई कि जो उम्र शराब की थी खरीदार करने वाले बच्चों की, वो 25 साल थी, उसे घटाकर 21 साल कर दी। शराब को अब ओपन बिड के तरह से बेचा जाएगा, ना कि शराब को का जो लाइसेंस दिया जाएगा। पहले शराब का लाइसेंस होता था, उस लाइसेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी ढील बरती। पहले एक लाइसेंस जो था 6 से 7 लाख रुपए के बीच में एक लाइसेंस मिल जाता था। वहीं जब उन्होंने ओपन बिडिंग करी, खुली बोली करी, तो ये शराब की जो लाइसेंस की जो बिडिंग थी ये 6 से 7 करोड़ के बीच में जाके पहुँच गई। वहीं दूसरी ओर इन्होंने जो ठेकेदारी का कमीशन था वो 2.5 से बढ़ाकर 12% इन्होंने कर दिया। शराब की पॉलिसी में बहुत सारी बदलाव लाए। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा कि जहां शराब की दुकानें होंगी उसके बाहर किसी तरह की कोई चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की बिक्री नहीं होगी। हाँ, जहां शराब बिकेगी वो जगह बहुत साफ़ सुथरी होगी, वेल मेंटेन्ड होगी, एयर कंडीशन वाली होगी। इस तरह से शराब की नीति लाए। साथ के साथ इन्होंने शराब की कीमतों का जो प्राइस था वो रिटेलर के ऊपर ही डिपेंड कर दिया कि जो रिटेलर बेचने वाले हैं वो उनको एमआरपी पे बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से चाहे वो शराब की कीमतें रख सकते हैं। क्योंकि शराब की कीमतों को लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा से ये एक चर्चा का विषय बना रहता था। जब शराब की कीमतों का जो कीमतें थी उसका निर्धारित करने का काम जब रिटेलर को दे दिया गया तो उसका नतीजा ये निकला कि हम देखते हैं कि उस समय के अंदर शराब जो है वो इतने डिस्काउंट के ऊपर जाने लगी कि 50% तक डिस्काउंट हो गया कि एक के साथ एक फ्री। और कभी कभी तो ये भी माना जा रहा था कि अगर और आगे समय तक चलती तो शायद और सस्ती हो सकती थी। ये प्रीमियम डिस्काउंट हो जाने की वजह से शराब की जो कीमत थी, शराब की जो बिक्री थी, जो 13.5 मिलियन के हिसाब से दिल्ली के अंदर बिकती थी, वही
बढ़कर 24 मिलियन तक जाकर पहुंच गई। शराब की बिक्री की वजह से दिल्ली के अंदर बहुत सारे राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश और गुड़गांव जैसे बॉर्डर से लगते हुए प्रदेश भी दिल्ली के अंदर आकर शराब खरीदने लगे। शराब की ये नीति, ये पॉलिसी अपनी जगह पे चली रही थी कि जो पुराने वेंडर थे, जो पुराने लोग थे, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं शराब की इस नई पॉलिसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और उन्होंने दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा को एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी, अपनी एक शिकायत दर्ज कराई कि इस नई पॉलिसी के अंदर बहुत सारी घोटालेबाजी की गई है, बहुत सारी जो है वो खामियां हैं, जिसकी वजह से तमाम नुकसान इसके अंदर हो रहे हैं और सरकार को नुकसान हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस पर पूरी एक व्यापक जांच करी। इस व्यापक जांच के बाद उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जवाब मांगा, रिपोर्ट मांगी कि वो बताए कि दिल्ली की शराब नीति में किस किस तरह के घोटाले और किस किस तरह की कमियां हैं, क्या ऐसा कुछ है। दिल्ली के जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि हाँ, दिल्ली की जो शराब नीतियां हैं इसके अंदर कई तरह की कमियां हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि GNCT एक्ट 1991 के रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, वहीं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस 1993 के रूल्स का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली एक्साइज ड्यूटी 2009 और 2010 का भी इस पॉलिसी के तहत उल्लंघन हो रहा है। माननीय LG के बाद LG ने इस तमाम चीज़ों को माना कि ये उल्लंघन हो रहा है और उन्होंने ये रिपोर्ट CBI को सौंप दी। CBI ने इस तमाम चीज़ों की जांच करी और जांच में उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को संबंध लेके बुलाया। उस समय तक CBI की किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी FIR में श्री मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। जब उन्होंने इस सारे ट्रांजैक्शन को देखा और मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी की गहरी पूछताछ के बाद CBI ने माना कि इसमें मनीष सिसोदिया जी का हाथ है। और इसके बाद उन्होंने जो हमारे देश की ED है, प्रवर्तन निदेशालय, उसको ये रिपोर्ट सौंप दी कि इसके अंदर पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसे का मामला है, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर इसमें ED भी शामिल हो गई। ED के बाद ये मामला और गहराता चला गया, इसकी जांच पड़ताल और हकीकत चली गई। अपनी जांच के अंदर जहां पुलिस ने ये बताया है कि मनीष सिसोदिया जी ने लगभग 170 मोबाइलों का इस टाइम के बीच में, जो पूरा ये टाइमिंग रहा है, कानून वगैरह बने हैं, इसके बीच में उन्होंने 170 मोबाइलों का इस्तेमाल करा है, जो अपने आप में बहुत गहरा मामला था कि 170 मोबाइलों का एक साल के अंदर प्रयोग, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ घपलेबाजी है। इसके साथ ये भी बताया गया कि ये मोबाइल तोड़ दिए गए या इन्हें नष्ट कर दिया गया। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की बात करी और उन्हें लगातार सम्मन भेजे। 9 सम्मन भेजने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ED के सामने पेश नहीं हुए। बहुत सारी उन्होंने कोर्ट की प्रक्रियाओं के पास गए, दिल्ली हाई कोर्ट भी गए अपने बचाव के लिए, लेकिन कहीं से उन्हें राहत नहीं मिली। इसी बीच ED ने आज अरविंद केजरीवाल जी के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उन्हें पूछताछ के लेके जा रही है। अब रात का समय है, कुछ पता नहीं है कि वो छूटेंगे या उनके साथ और आगे की पूछताछ होगी। लेकिन बात यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या एक मुख्यमंत्री को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है? हमारे संविधान में कोई इस तरह का रूल्स है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 2 पद ऐसे हैं जिनको उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे वो सिविल मामला हो, सिविल केस का मामला हो या क्रिमिनल केस का मामला हो। दोनों ही केसों में हमारे देश के राष्ट्रपति को और हमारे देश के जो राज्यपाल हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो हमारे देश के सांसद हैं, MLA हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इनको छूट, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक छूट दी गई है। अगर कोर्ट, इनका सेशन चल रहा हो तो सेशन के चलते समय 40 दिन पहले सेशन से और 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहीं इनको सिविल मामले में ही ये छूट मिली है, क्रिमिनल मामले में ये छूट इनके लिए नहीं है। अगर क्रिमिनल का मामला होगा तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो सिविल मामला नहीं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्रिमिनल केसेस में आता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये मुश्किलें कब हल होंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा।